जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम चर्चा करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट 10 को लेकर। यूनिट 10 में आपको कई सारे संवैधानिक संस्थाएं और आयोग दिए गए हैं जिनसे एग्जाम में कम से कम 10 से 12 प्रश्न जरूर आते हैं। और 10 से 12 प्रश्न आने का मतलब है कि सिलेक्शन तय करते हैं आपके ये वाले प्रश्न। मतलब यूनिट नंबर 10 आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसे आप जितना बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे उतना एग्जाम क्वालिफाई करने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और इस यूनिट पर डिस्कशन का आज का हमारा ये क्लास 6 है। क्लास 6 में हम आज बात करने वाले हैं एमपीपीएससी की, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। दरअसल हम बात तो करेंगे स्टेट पीएससी और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर कि भारत में यूपीएससी को लेकर तो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया लेक्चर में, लेकिन हर राज्य में आपको एक अलग अलग लोक सेवा आयोग मिलता है या एक से अधिक राज्य के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था भी हमारे पास है। तो वो व्यवस्था क्या है, उसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं और एग्जाम में यहां से किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, इन सब के बारे में आज के इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और हाँ, प्रश्न यहां से बाहर नहीं जाएगा, प्रश्न यहीं से आपको एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसे बहुत बेहतर तरीके से न केवल सुनना है, इसको नोट भी करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले अगला जो प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रकृति बताना है कि किस प्रकार का है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो यहां बोला एक नियामक निकाय है, एक वैधानिक निकाय है, एक गैर संवैधानिक निकाय है या संवैधानिक निकाय। दोस्तों याद रखिए, भारतीय संविधान के भाग 14 को जब हम देखते हैं तो इसमें आर्टिकल नंबर 315 से 323 की जो व्यवस्था है, इसमें हमें यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, इनके प्रावधान देखने को मिलते हैं। और जब हम स्टेट पीएससी के इन प्रावधानों की बात करते हैं तो इसके गठन हो, सदस्यों की नियुक्ति हो, उनके कार्य हो, उनकी स्वतंत्रता हो, हर एक चीज के बारे में प्रावधान आपको इन आर्टिकल्स के बीच में देखने को मिल जाते हैं। बराबर हमारे देश में अगर हम अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसके गठन की अगर सुप्रीम शक्ति है तो वो राज्यसभा के पास है। 312 आर्टिकल जो है कहीं ना कहीं इसके तहत हमें इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ता है, लेकिन यहां पर 315 से 323 के तहत हमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी जो होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में इंपॉर्टेंट प्रावधान देखने को मिलते हैं। चूंकि हम आज के इस लेक्चर में स्टेट पीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम सारी चीजें इसी को लेकर देखने वाले हैं। तो यहां स्टेट पीएससी के गठन की बात हो, सदस्यों की नियुक्ति की बात हो, उनके कार्यों की बात हो, सेवा शर्तों की बात हो, पदमुक्ति की बात हो, सब प्रावधान इन आर्टिकल के बीच में ही दिखाई पड़ते हैं। अब किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है, जैसे जैसे हम लेक्चर में क्वेश्चंस देखते जाएंगे आपके दिमाग में आ जाएगा। आर्टिकल 315 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, 19 में क्या है और आगे के आर्टिकल्स में क्या मौजूद है। ठीक है, वो भी है। लेकिन यहां हम देखें तो अगर इन आर्टिकल के बीच में ये व्यवस्था है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एमपीपीएससी एक राज्य लोक सेवा आयोग है, लेकिन मध्य प्रदेश का राज्य लोक सेवा आयोग है तो एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, वैसे ही यूपी पीएससी होता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी एक संवैधानिक संस्था होगा क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग है। बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, देश के 28 राज्यों में जो अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है, सभी क्या है, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि भारतीय संविधान में इसको लेकर स्पष्ट व्याख्या की है। अगर हम स्पेशली मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग की बात करें और राज्य लोक सेवा आयोग के पहले प्रावधान की बात करें तो सबसे पहले याद रखिए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इस अधिनियम के माध्यम से सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई थी। और अगर हम एमपी लेवल पे बात करें तो मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया था, कब आया था, तो याद रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में और इसकी धारा थी 118 और इसका क्लॉज नंबर था 3। तो धारा 118 के क्लॉज 3 के तहत, किसके, धारा 118
क्लॉज 3 किसका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का, इसके तहत ही एमपीपीएससी जो है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। तो यहां से एक और प्रश्न आपका तैयार होता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के क्लॉज 3 के तहत किया गया। किस प्रकार की संस्था है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान में इसको लेकर प्रावधान किया गया है। अब यहां देखिए कि गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया और 1957 से इसने कार्य प्रारंभ किया। मतलब एमपीपीएससी ने कार्य कब प्रारंभ किया, अगर यह क्वेश्चन आ जाता है तो क्या बताएंगे आप, 1957 से 1 वर्ष के बाद ही इसने अपना काम भी चालू कर दिया था। और 1958 में जाइए तो प्रथम परीक्षा का आयोजन जो है वो करवाया था। तो याद रखिए कि गठन हुआ 1956 में, 1957 से कार्य प्रारंभ किया और 1958 में परीक्षा किया। जनरली हम देखते हैं कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, इनको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के भांति 2 तरीके के काम करने पड़ते हैं। एक होते हैं सामान्य कार्य और एक होते हैं सलाहकारी कार्य। सामान्य कार्य में ये परीक्षा आयोजित करवाना हो, चयन करना हो अभ्यर्थियों का, ये सब काम करते हैं। और परामर्शदात्री जो कार्य होते हैं उसमें ट्रांसफर हो, पदोन्नति हो, इससे संबंधित प्रमुख मुद्दों पर परामर्श देने का काम करते हैं सरकार को। तो कहीं ना कहीं 2 प्रकार के काम करते हैं। तो ये काम इसने 1957 से प्रारंभ कर दिए और 1958 में इसने पहली बार परीक्षा ली थी। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए एमपीपीएससी की पहली परीक्षा कब हुई थी, 1958 में हुई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें एक और क्वेश्चन छुपा, उसको हम लोग देखते हैं। याद रखिए, राज्य में अगर हम प्रमुख भर्ती अभिकरण की बात करें, है ना, अगर हम प्रमुख भर्ती अभिकरण की बात करते हैं तो वो एमपीपीएससी ही है। अगर इंपॉर्टेंट तौर पर हम देखें प्रमुख भर्ती अभिकरण कोई है तो एमपीपीएससी है। और एमपीपीएससी का मुख्यालय जो है वो इंदौर में है। याद रखेंगे कहां पर है एमपीपीएससी का हेडक्वार्टर, इंदौर में है। एक और फैक्ट इससे पूछता है कि स्वतंत्र है, संवैधानिक निकाय है, लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम मत भूलिएगा। 27 अक्टूबर 1956 को एमपीपीएससी के गठन की अधिसूचना जो है वो किसने जारी की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी थे। ये भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित कई इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने सिर्फ एक प्रश्न के डिस्कशन में देख लिया। हमारी इस लेक्चर की सबसे बड़ी खूबी यही है कि हम औरों की भांति सिर्फ ये नहीं करते, क्या नहीं करते, कि जो प्रश्न है उसी को देखा, उसका उत्तर टिक लगाया और चल दिया आगे। कई सारे लोगों को मैंने सुना है, स्टूडेंट्स के जब टेलीग्राम पे मुझे मैसेज आए तो फिर वहां मुझे पता चला क्या कि कई सारे लोग ऐसे हैं सिर्फ सही उत्तर बताया और आगे बढ़ गए। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर फैक्ट होता है तो आप उस पर डिस्कशन नहीं करते, वहां पर चलता है। लेकिन जब यहां पर इतनी सारी चीजें हैं तो आप इन पे बात कर सकते हैं। तो इस लेक्चर श्रृंखला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ना सिर्फ प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे बल्कि उस प्रश्न से संबंधित 4-6 फैक्ट आपको और बता देंगे ताकि क्वेश्चन बाहर ना जाए, आपके रडार में क्वेश्चन रहे और आपका रिजल्ट जो रहे उसमें आपके नंबर डेफिनेटली बढ़ते चले जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आप इस प्रश्न को ऐसे भी देख सकते हो, कैसे कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कैसे की जाती है। चूंकि हम मध्य प्रदेश के हैं और एमपीपीएससी को हम मेन फोकस कर रहे हैं तो इसलिए हम एमपीपीएससी शब्द यूज कर लेते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। तो यह याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल होंगे उनके द्वारा ही मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हो या सदस्य हो उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, जब हम यूपीएससी के संदर्भ में बात करते हैं तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था जब यूपीएससी के बारे में बात की थी कि वहां ये शक्ति राष्ट्रपति महोदय की होती है। लेकिन
राज्यों के संबंध में ये शक्ति जो होती है ना दोस्तों, वो राज्यपाल की होती है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 316 में है। देखिए आर्टिकल साथ साथ बताते जा रहा हूं, आर्टिकल्स को भी याद करना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न कल को यह भी आ जाए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आपको ध्यान तो रहे कि आर्टिकल 316 के तहत है। और यहां पर राज्यपाल साहब इसकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन ये शाम याद रखिएगा कि योग्यता क्या होगी इसकी। योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं है। याद रखिए, योग्यता का संविधान में उल्लेख नहीं है। जैसे यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष हैं, उनकी योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है संविधान में, वैसे ही स्टेट पीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जो इस पद पर ये नियुक्त किए जाएं, तो इसको लेकर कोई योग्यता की बात नहीं। लेकिन फिर भी सामान्य तौर पर एक धारणा, एक रूल बना दिया गया है कि जिस भी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, उसे कम से कम भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन प्रशासनिक कार्यों में काम करने का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये यहां पर अपेक्षा की जाती है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है दोस्तों, तो याद रखेंगे राज्यपाल के द्वारा होती है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मंगू भाई पटेल जी, गुजरात के हैं, बीजेपी के नेता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु कितने वर्ष की। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में कभी कभी आप गड़बड़ भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न को हमको समझना पड़ेगा। हम दोनों ही अवस्था में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उस कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे। देखो कैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु देखें तो वो 62 साल है। कितने साल है? 62 साल है। कितने कार्यकाल होता है? तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का। लेकिन 62 साल से ज्यादा की उम्र तक अपने पद पे नहीं रह सकते। अब ये तो आपको समझ में है कि सेवानिवृत्ति की रिटायरमेंट एज जो है वो 62 ईयर है, और टोटल कार्यकाल कितना हो सकता है? 6 वर्ष का। इन दोनों में से जो पूरा होगा तब तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्त नहीं होंगे। अब समझिए कि पहले ये 60 वर्ष था। कभी कभी ध्यान में आ जाता है क्या 60, कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले ये 60 वर्ष था, लेकिन संविधान में किया गया 41वां संशोधन। 41वां संशोधन करके इसको 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और आर्टिकल अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 316 का क्लॉज 2 के अनुसार मैं देखूं तो यहां पर एक बात और समझिए कि आर्टिकल 316 के 2 के तहत राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। मतलब ये समझिए कि जो अध्यक्ष है, जो सदस्य हैं, वो राज्यपाल को संबोधित कर अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। याद रखिए, बाय मिस्टेक मैंने राष्ट्रपति बोल दिया। राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्याग पत्र कौन देता है? यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष देते हैं। यहां पर राज्य लोक सेवा आयोग है तो आर्टिकल 316 का क्लॉज 2A जो है वो कहता है कि ये कभी भी राज्यपाल को संबोधित अपने त्याग पत्र के माध्यम से पद त्याग कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखिए कि एक और चीज कि इसके अलावा कि इसकी जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया यूपीएससी के अध्यक्ष को या सदस्यों को हटाने की है, भाई मान लीजिए कि उसका कार्यकाल पूरा हो गया तो पद से हटना पड़ेगा। या तो वो त्याग पत्र दे दे आर्टिकल 316 2 के तहत राज्यपाल को, तो वो अपने पद से हट जाएगा। इसके अलावा पद से कैसे हटाएंगे? इसके अलावा है कि उसके खिलाफ कोई संवैधानिक कदाचार का मामला सिद्ध हो जाए। अगर संवैधानिक कदाचार का मामला बनता है तो यहां पर गेंद किसके हाथ में पहुंच जाएगी? राष्ट्रपति के हाथ में। मतलब आप राष्ट्रपति के पास शक्ति होगी। यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर राष्ट्रपति ही आएगा। हटाने का जो ताकत है ना लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को, तो वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जी उसी प्रकार से इसको हटाएंगे जिस प्रकार से कि
बोल सकते हैं कि यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष को हटाया जाता है। तो यहां याद रखिएगा कि कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के तहत इनको हटाया जा सकता है और इसकी व्यवस्था आर्टिकल नंबर 316 के क्लॉज 2 ख के तहत की गई है। तो हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल कहता है? 316 2 ख। ठीक है, तो ये इनके टेन्योर के बारे में हम लोगों ने देखा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको ये क्लियर करके बता दिया है किस प्रकार से यहां पर व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही। सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है, बिल्कुल सही। आयोग के सदस्य अपनी पदावधि समाप्ति पर उस पर पुनर्नियुक्ति का पात्र होता है। सदस्य कार्यकाल समाप्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकते हैं। देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट प्रावधान है जिसको हम लोगों को देखना होगा। वो ये है कि आर्टिकल नंबर 319 इसको लेकर व्यवस्था करता है। आर्टिकल नंबर 319 बोलता है कि आयोग के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला जो है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नहीं होता है। यहां पर बोल दिया पात्र है, इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। सदस्य कार्यकाल समाप्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो सकता है, ये सही है। अब इस चीज को समझिए क्या कि अगर आप सदस्य हैं या आप अध्यक्ष हैं, किसके सदस्य हैं या किसके अध्यक्ष हैं? तो स्टेट पीएससी के। तो आप सदस्य के पद से हटे हैं तो दोबारा सदस्य नहीं बन सकते। अध्यक्ष के पद से हटे हैं, कार्यकाल पूरा किया तो अध्यक्ष नहीं बन सकते। लेकिन किसी दूसरे राज्य के पीएससी के अध्यक्ष बनना हो तो बन सकते हैं। अगर केंद्र स्तर पर जाना चाहते हैं तो वहां पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं, लेकिन पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते आर्टिकल 319 के तहत जिस पद से आप रिटायर हुए हैं या जिस पद से आप हटे। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? इसको लेकर प्रावधान है आर्टिकल नंबर 318 में। आर्टिकल नंबर 318 याद रखेंगे। स्टेट पीएससी जो होती है उसके सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों का निर्धारण का अधिकार किसको दिया गया है? राज्यपाल महोदय को दिया गया है। संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है कि कितनी संख्या होगी क्या होगी, तो राज्यपाल जी के पास ये अधिकार है कि वो इसका निर्धारण कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु कौन पात्र है? मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, अगर वो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो वह अध्यक्ष बन सकता है, मतलब ये बिल्कुल सही है, ये बन सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य, अगर कोई संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो वो भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। देखिए अध्यक्ष बन सकता है, ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, तो ये याद रखिएगा कि मैंने पहले ही कहा है एक राज्य का पीएससी का अध्यक्ष दूसरे राज्य के पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, इसका मतलब उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 316 ये पूरी व्यवस्था देता है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है? पहले ही बताया इंदौर में है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन की व्यवस्था है, प्रावधान है? अनुच्छेद नंबर 317 कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग, केंद्र लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी, उसके सदस्यों को निलंबन उसको हटा सकते हैं।
और उनकी बर्खास्ती हो सकती है। अब एक तो ये कि अगर हम केंद्र मतलब संघ लोक सेवा आयोग की बात कर लें या राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर लें, इन दोनों को हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो याद रखेंगे वो राष्ट्रपति के पास है। दोनों को हटाता कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 317 कहता है कि या तो वो दिवालिया घोषित हो जाए, अगर दिवालिया घोषित हो जाए तो तुम्हारे और मेरे दिवालिया घोषित करने से कुछ नहीं है, न्यायालय द्वारा दिवालिया अगर घोषित कर दिया गया तो मान्य होगा। नंबर 2, मानसिक रूप से गड़बड़ है और राष्ट्रपति को लगता है कि अब ये पद पे काम नहीं कर पाएगा, तो मानसिक रूप से गड़बड़ है ना। और तीसरा है कि वो किसी लाभ के पद पर हो, तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस में राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन अगर संविधान के खिलाफ काम करने पर, संवैधानिक कदाचार के आधार पर हटाने का मामला आता है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले को भेजता है। यहां पर जांच समिति जांच करती है और जांच के बाद इनका जो परामर्श होता है उस परामर्श के आधार पर ही इसको हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता। अगर जांच में ये कह दिया गया कि हाँ ये दोषी है, इसको हटाओ, तो फिर राष्ट्रपति को वो मानना ही पड़ेगा, बाध्यकारी निर्णय होता है और ऐसे यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाया जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्य वर्णित हैं? इनके सभी काम जो है वो आर्टिकल नंबर 320 में है। दो प्रकार के काम करते हैं, मैंने पहले भी बताया है, एक साधारण काम और परामर्शी काम। परामर्शी कामों में ट्रांसफर हो, पदोन्नति, उससे संबंधित सलाह देने का काम करते हैं, और सामान्य काम में परीक्षा आयोजित करना और चयन आदि की व्यवस्था करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में नए कार्य जोड़ सकती है? अनुच्छेद नंबर 321 के तहत इनके कार्यों में विस्तार की जो शक्ति है वो संसद के पास है। याद रखिए कि संसद के पास है। ठीक है, ये संसद के पास जो शक्ति दी गई है वो किसके संदर्भ में है? वो यूपीएससी के संदर्भ में। क्लियर? यहां पर थोड़ा सा चीजों को सुधारना है। संसद किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में नए कार्य जोड़ सकती है? तो याद रखिए कि संसद आर्टिकल नंबर 321 के तहत जोड़ सकती है, लेकिन यहां पर राज्य विधानमंडल जो है उसका इंपॉर्टेंट योगदान होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों के वेतन भत्ते व पेंशन तथा अन्य खर्च संचित निधि पर भारित होंगे? आर्टिकल नंबर 322। संचित निधि आर्टिकल 266 में है, जिसमें सरकार का जो जनता का जो भी पैसा होता है वो सब जमा हो जाता है, और वो जब भी आप खर्च करते हैं तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही खर्च होता है। और ये भी याद रखेंगे कि 322 जो है वो ये प्रावधान करता है कि जो केंद्रीय स्तर पर देखें या राज्य स्तर पर जो लोक सेवा आयोग हैं उनके सदस्यों का और उनके अध्यक्षों का जो भी वेतन होता है सब इससे दिया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है? तो आर्टिकल 323 के तहत प्रतिवेदन की बात की गई है। राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रतिवेदन दिया जाता है और वो राज्य विधानमंडल में पेश करता है। यूपीएससी के संबंध में राष्ट्रपति को दिया जाता है जो संसद में पेश करते हैं। निम्न में से किस मामले में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है? सिविल सेवा के लिए भर्ती पद्धति पर बिल्कुल लिया जाता है। सिविल सेवा में नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर बिल्कुल लिया जाता है। सिविल सेवा में प्रोन्नति एवं सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण के लिए जाने वाले सिद्धांतों पर बिल्कुल, मतलब सभी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य विधानमंडलों के आग्रह पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है? तो याद रखिए आर्टिकल 315 के क्लॉज 2 में, आर्टिकल 315 के क्लॉज 2 यहां पर व्यवस्था की गई है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य विधानमंडलों के आग्रह पर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है? तो आर्टिकल 315 के क्लॉज 2 के तहत यह व्यवस्था है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रथम प्रावधान है, याद रखिए प्रथम
प्रावधान की अगर मैं बात करूं किसका, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो 1935 के एक्ट में किया गया है, बराबर 1935 के एक्ट में किया गया। लेकिन यहां याद रखिएगा कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो सीधे नहीं बनाया जाता। यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ये सीधे तौर पर स्थापित किए जाते हैं। और लेकिन जब हम बात करते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो कहीं ना कहीं राज्य विधानमंडल एक प्रतिवेदन देते हैं केंद्र को, उसके बाद संसद जो होती है उस पर विचार करके वहां पर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की व्यवस्था करती है। मतलब ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन सीधे तौर पर नहीं बनाया जा सकता, ये विधानमंडलों के आग्रह पर ही किया जा सकता है। सर्वप्रथम 1966 में किन दो राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? पंजाब हरियाणा के लिए किया गया था 1966 में। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जो होते हैं उसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो पहले हो जाए। इतने समय के लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य काम करते हैं। ठीक है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को पद से कौन हटा सकता है? तो याद रखिए, पद पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, हटाता भी राष्ट्रपति है, त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं, सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही होता है। तो कहीं ना कहीं सारी जो व्यवस्थाएं हैं इससे संबंधित वो कौन करता है? राष्ट्रपति जी के पास है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपने वार्षिक कार्यों की प्रगति रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो राज्यपाल को। जो संबंधित राज्य हैं उनके राज्यपालों को दी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भी दी जाती और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को भी दी जाती, और खर्च भी दोनों इक्वल अनुपात में वहन करते। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है? तो दोस्तों प्रशासनिक अधिकरण की जब हम बात करते हैं तो क्लियर समझिए थोड़ा सा कि हमारे यहाँ पर सिविल सेवक जो हैं वो हमारे लिए व्यवस्थाएं करते हैं। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं का अनुपालन जो है उनको लागू करवाने में इम्पोर्टेंट रोल जो है वो सिविल सेवकों का होता है। जन कल्याण जो है उसको लोगों तक पहुंचाना है, इसका दायित्व भी सिविल सेवकों पर बहुत हद तक होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सिविल सेवक जो होते हैं इनके जीवन में भी समस्याएं आ जाती हैं, विवाद आ जाते हैं। तो सिविल सेवकों से जुड़े हुए विवादों को समाधान करने के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ना, वरना सिविल सेवक जो होते हैं वो भी उत्पीड़ित हो सकते हैं ना किसी न किसी वजह से। तो सिविल सेवकों को उत्पीड़न के हिसाब से देखें तो उनको न्याय दिलाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाने की बात की गई। और प्रशासनिक अधिकरण बनाने की जो बात है दोस्तों वो याद रखिएगा कि वो मूल संविधान में नहीं की गई है। भारत का जो मूल संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था ना, उसमें प्रशासनिक अधिकरणों की बात नहीं की गई। ये तो 42वां संशोधन इंपॉर्टेंट है। जब आप 42वें संशोधन को देखते हैं दोस्तों तो आप इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने 1976 में लगभग पूरे संविधान को ही बदल दिया था। और उन्होंने यहाँ पर भाग 14 जो है वो क जोड़ा था। ये भाग 14 का जो इंदिरा गांधी जी ने जोड़ा था इसके नाम दिया गया था प्रशासनिक अधिकरण, मतलब इसको नाम दिया गया अधिकरण। ठीक है, तो अधिकरण नाम दे दिया गया और इसमें 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए। कितने आर्टिकल दिए गए? 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए, 323 ए और 323 बी। अब 323 बी तो अन्य अधिकरणों की बात करता है, लेकिन हम यहां पर 323 ए की बात करते हैं। 323 ए कहता है कि संसद के पास राइट होगा कि वो प्रशासनिक अधिकरण बनाए, और वो जो प्रशासनिक अधिकरण संसद बनाएगी, वो प्रशासनिक अधिकरण जो बनाए जाएंगे, वो प्रशासनिक अधिकरण जो होंगे वो सिविल सेवकों से संबंधित विवादों को समाप्त करने का काम करेंगे। तो याद रखिए कि कहीं ना कहीं जो संसद है वो इस पर इंपॉर्टेंट काम करेगी। जो संघ है, जो राज्य सरकार है, यहां पर जो भी सिविल सेवकों से संबंधित विवाद होंगे उनके निपटारे के लिए अधिकरण बनाए जाएंगे। संसद ने 1985 में एक प्रशासनिक अधिकरण
एक्ट बनाया था। कब बनाया था? 1985 में। और इसके तहत प्रशासनिक अधिकरण की व्यवस्था भी 1985 में की गई। तो हमारे देश में प्रशासनिक अधिकरण पहली बार कब बनाया गया? 1985 में बनाया गया था। और इसका उद्देश्य था कि सिविल सेवकों को जल्दी और कम खर्चीला न्याय उपलब्ध कराया जाए। तो कहीं ना कहीं सिविल सेवकों के विवाद से संबंधित व्यवस्था जो है वो आपको आर्टिकल 323 क के तहत दिखाई पड़ती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? नवंबर 1985 में की गई थी। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होगा या फिर वो 65 वर्ष की आयु तक होंगे, जो भी पूरा हो जाए उतने समय तक के लिए होगा। ये याद रखेंगे कि 5 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो है, ये 65 वर्ष जो है ये अध्यक्ष के लिए है और उपाध्यक्ष के लिए है। तो प्रशासनिक अधिकरणों के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं उनकी जो ड्यूरेशन है, कार्यकाल है, वो 5 वर्ष या 65 वर्ष के लिए होता है। सदस्य जो होते हैं वो 5 वर्ष या 62 वर्ष के लिए होते हैं। तो ये प्रशासनिक अधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष होता है और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। याद रखेंगे 1985 में पहली बार बना था प्रशासनिक अधिकरण, जो कि सिविल सेवकों से संबंधित विवादों को निपटारा करने का एक इंपॉर्टेंट संस्था है, जिसके बारे में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से व्यवस्था की गई थी। मतलब मूल संविधान में इसके कोई प्रावधान नहीं थे, ये ध्यान रखेंगे। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे इन सब की नियुक्ति जो है वो राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण को कब समाप्त कर दिया गया? तो ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 2003 को समाप्त कर दिया गया। बड़ी अलग कहानी रही है कि मध्य प्रदेश में 1985 में प्रशासनिक अधिकरण बना दिया गया था, जिसका मुख्यालय जबलपुर में था। लेकिन राजनीतिक विवादों के चलते, राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते इसको 1 अप्रैल 2003 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को राष्ट्रपति द्वारा किस दिनांक को अधिसूचित किया गया था? 27 अक्टूबर 1956 को किया गया था। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को किस राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग कब स्वरूप क्या है? तो सांविधिक स्वरूप है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीवी रेगे साहब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो डीपी अग्रवाल नहीं रहे हैं। सुंदरम हो, राधा कृष्णन हो या सेठ हो, ये तीनों के तीनों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। तो अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनना है तो पहले दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, दोनों के बीच में एक पैक्ट होना चाहिए। जब तक दोनों नहीं मानेंगे तो क्यों बनाया जाएगा? जब दोनों मान जाएंगे तो दोनों एक प्रतिवेदन, दोनों किससे गुजारिश करेंगे? संसद के पास जाएंगे। संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। बिल्कुल सही, दोनों सही होंगे आपके लिए। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो याद रखेंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के क्लॉज 3 के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? यह राज्य सेवाओं में भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। पहली बार 1958 में प्रतियोगी परीक्षा आयोजन किया था। राज्य में सिविल सेवकों की भर्ती का कार्य आयोग द्वारा संपादित किया जाता। बिल्कुल सही है। आप डिप्टी ऑफ कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, डीएसपी हो, इन सभी पदों पर चुने जाते हैं एमपीपीएससी के माध्यम से। तो दोनों के दोनों कथन सही हैं आपके। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यों की सूची में नए कार्यों को जोड़ने संबंधी शक्ति किसके पास है? राज्य विधानमंडलों के पास है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि सुरक्षा प्राप्त है। बिल्कुल सही है।
अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन आदि राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे, बिल्कुल सही है। केंद्रीय स्तर के आयोग के केंद्र की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर होते हैं और राज्य के संचित निधि पर होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात इनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान सबसे पहले किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात हो या फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन की बात हो, वो की गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है? भाग 14A जो है वो इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसमें 2 प्रमुख अनुच्छेद हैं, 323A 323B। प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना करने की शक्ति किसमें निहित है? तो दोनों याद रखेंगे कि संसद में निहित है प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना करने की शक्ति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाए जाने की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता, बिल्कुल सही। जब इन पर इस बात का मुकदमा चल रहा हो या जांच चल रही हो कि आपने कुछ गलत किया है या नहीं किया, तब तक ये अपने पद पर से निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के द्वारा ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्ष को हटाया जाता है। निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन को छांटना है। भारत शासन अधिनियम 1935 में संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपालों को सौंपता है, बिल्कुल सही है। संबंधित राज्य के राज्यपालों को रिपोर्ट सौंपेगा और राज्यपालों का दायित्व होगा कि वो उनके राज्य के विधानमंडल में इस रिपोर्ट को रखवाएं। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के संदर्भ में सत्य है? यह अधिनियम अनुच्छेद 323 के तहत पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण व राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार देता, बिल्कुल सही है। लोक सेवा आयोग से संबंधित विवादों के निपटारों का काम करता, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों सही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से हमने ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आपको समझ आ गया होगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपको पहले एग्जाम में देखने को मिले हैं, क्योंकि ये मोस्टली वही प्रश्न है जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, बराबर। तो आप लोगों को इनको आधार बनाकर अपने प्रिपरेशन को करना है। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर एक नए आयोग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा, नए प्रश्नों को डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।